हाँ, तो इसकी नज़दीक में कौन सी है, हिडन। तो इसका देखो कितना होता है 86, तो 7s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इनके कॉन्फ़िगरेशन देखो, आप वैसे भी देख रहे हो, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, एस सब सेल में, इसका भी किस में कर रहा है, एस में, इसका भी एस में, इसका भी एस में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, एस सब सेल में। तो ये सारे के सारे एलिमेंट किसके होंगे, एस ब्लॉक के। ठीक है, तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें अपन, देखो अगर एक चीज में बताओ बेटा, अगर आपको पूछ ले कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, क्या एक चीज में बता दो बेटा मैं यहाँ पे कि 2p 1p पॉसिबल नहीं है। अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा किसके, इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। अब देखो जो इनका अपने आपने पढ़ी होगी एजीमेथल क्वांटम नंबर और एल एम और एस, इसमें अपन स्पिन, मैग्नेट और नंबर ऑफ सेल है। अब देखो ये किसके बारे में बताता है, ये नंबर ऑफ सेल एन, और ये एल, एल क्या होगा n-1, ये क्या होता है 0 हो सकता है, सॉरी -1 +1 हो सकता है, 0 हो सकता है और -1, स्पेन अपना हाफ, -हाफ और प्लस हाफ। अब देखो मैंने क्या लिखा, ये दो चीज देखो कि n हमेशा उसका l होगा बेटा, वो n-1 होगा, मतलब वो कभी भी n नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, देखो 1s और 1p। अब देखो बेटा l, इसका n कितना रहा है 1, और p के लिए मैं आपको बता दूं कि जो p s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है, और g के लिए 4 होती है, और h के लिए 5 होती है। तो देखो इसकी l की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और n की वैल्यू भी 1 और l की वैल्यू भी 1। तो n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए 1p पॉसिबल नहीं है। ऐसे अपन बात करें बेटा 2d की, तो 2p के बाद देखो 2d, तो 2d इसका n कितना रहा है 2, और d का l भी कितना रहा है 2, तो ये 2d भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये अपन डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि 1s2 2s2, न कि 1s 1p या 1d, ये सब पॉसिबल नहीं है। 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 और 3d लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आपको बता दी मैंने। तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अब खत्म होती है। लगता है कि अब आप भर दोगे अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब नहीं लगता मुझे कि कोई डाउट होगा। आगे अपन इसका जो नए टॉपिक की बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। क्या होती है बेटा एटॉमिक रेडियस, अपना ये प्रोटॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इन सेल में क्या करता है वो, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो रेडियस है उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। तो बात करेंगे अपन एटॉमिक रेडियस की कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं एटॉमिक रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस देखो क्या है, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सॉरी मैं बताना भूल गया कि अपन इसमें क्या पढ़ा, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। बेटा जो फर्स्ट ग्रुप है उसको बोला जाता है एल्कली मेटल,
क्षारीय धातु। और जो सेकंड ग्रुप है उसको बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्योंकि इनको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है, क्योंकि एल्कली मेटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इनकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएंगी, बेस बनाएंगी, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं। और ये हाईली जो इसका लिथियम होता है बेटा, लिथियम आपने जब ईसीएस में पढ़ाई थी तो ईसीएस में बोला था लिथियम सबसे ऊपर होता है और लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। ये वैसे भी आ सकता है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है लिथियम। तो फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल और सेकंड ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल। तो अगर एटॉमिक रेडियस की अपन बात करें तो एटॉमिक रेडियस क्या है, देखो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो इसमें है अपने पास बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप और राजी। और अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं बेटा तो ली, ना, की, रब से फरियाद, बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, राजी। देखो ये याद करने का तरीका है, ली, ना, की, रब से फरियाद। एक बेचारी लड़की है जो क्या कर रही है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, वो भगवान से प्रार्थना कर रही है। जो लीना है, लड़की का नाम है लीना, की रब से फरियाद। एक दूसरे तरीका याद करने का है, एक पुत्र है जो अपने पिता से क्या मांग रहा है, कार मांग रहा है, तो बाप को रोना आ रहा है, या फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर। ठीक है, अब देखो इसमें बेटा मैंने डीप लॉ पढ़ाया था, जब पढ़ाया था कि लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे अपन तो जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज होगी, और अप टू डाउन जाएंगे तो बेटा मैंने वेरिएबल बताया थी स्लेटर के रूल से, कहीं जेड इफेक्ट बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, तो नंबर ऑफ सेल नीचे जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर नंबर ऑफ सेल नीचे जाने पर इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि देखो जैसे जैसे सेल इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी। देखो अगर मैं बोलूं इसकी साइज क्या है, ये है, और इसकी साइज ये है, और इसकी साइज ये है, और इसकी साइज ये है। तो जैसे जैसे देखो इधर अपन अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो बेटा साइज कहाँ इंक्रीज होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इधर देखो इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी इंक्रीज होगी, लेकिन रेडियम की साइज डिक्रीज। कुछ टीचर यहाँ तक ही पढ़ाते हैं, यहाँ दोनों को नहीं बताते हैं, कि बोल देते हैं कि ये दोनों रेडियो एक्टिव है, इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये स्टेबल एलिमेंट नहीं है। बेटा मैं बता दूं आपको, और बहुत सी कॉपियों में मैंने ये भी देखा है कि जैसे जैसे आप जा रहे हो, बोलो सर इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अप टू डाउन जा रहे हैं, तो अचानक इसकी घट क्यों गई,
इसका भी तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बेटा मैं आपको एक राज की बात बता दूं, इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है बेटा, ये क्या काम करता है, अगर जैसे जैसे मास बढ़ता है, मेटल का जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये अपने आप से मतलब ऐसे ग्रेविटी की जो भी एलिमेंट है उनको अपने तौर से आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन बढ़ाएगा, जिससे इसकी जो साइज है वो सिकुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्टैटिक फोर्स क्या काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज करता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है तो चीजें उसके आके चिपकने लग जाती हैं। आपने 2.0 मूवी तो देखी होगी, उसमें जो मोबाइल थे अपने आप कैसे खींच के जा रहे थे, तो उससे इसकी साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। तो लास्ट टू फेंसिंग की साइज और रेडियम की साइज छोटी होती है। बहुत सी बुकों में लिखा होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे बाप रे, यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया, ये तो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट में तो आ ही नहीं सकता, ये एस ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ से आ गया। लेकिन अब पढ़ाने वाले की गलती नहीं है, वहां पे आपकी बच्चे सुन भी लेते हैं, हाँ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अरे यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आ गया, वो तो थर्ड ग्रुप के बाद में लागू होता है, तो थर्ड ग्रुप के बाद में देखेंगे। तो आज के बाद याद रखना कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इससे कारण ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण और साइज में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ जाता है, साइज कंप्रेस हो जाती है, जिससे इसकी साइज कम होती है। दूसरी बात, अगर अपन लैब टू लिथियम और सोडियम की बात करें इनमें, सॉरी लिथियम और बेरिलियम, तो ये देखो इसका होता है 2s 1 और इसका भी होता है 2s 2। तो ये देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बेटा देखो इसमें इसका मास कितना होता है 3 और इसका मास होता है 4। तो देखो इसमें अगर इसका मैंने बोला था अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज कम होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो जाता है, तो साइज को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी जो साइज होती है वो ग्रेटर देन होती है सेकेंड ग्रुप से, ठीक है। और अब अगर इन दोनों के सिमिलर में आता है तो बेटा एक नया बताता हूँ आपको, एक ट्रिक बताता हूँ। अगर ऐसा आता है तो ली ना की रब से और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखो बेटा ऐसे बनाना है आपको, क्या बन रहा है एम जेड। इस साइज से अपन इनको साइज दिखेंगे, अगर दोनों ग्रुप का साथ में कंपैरिजन हो जाता है तो बेरिलियम की साइज क्या होगी, छोटी होगी। फिर उससे बड़ी किसकी होगी, लिथियम की। फिर किसकी होगी, मैग्नीशियम की। फिर किसकी होगी, सोडियम की। फिर किसकी होगी, कैल्शियम की। फिर स्ट्रोंशियम की। फिर बेरियम की। फिर पोटेशियम की। और फिर रुबिडियम की। और फिर सीजियम की। तो ध्यान रहे कि अगर दोनों को मिला के आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो आपको एम जेड बनाना है और एम जेड से इन साइज का ऑर्डर निकालना है। देखो मैं वन शॉट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पूरा अच्छे से करवा दूं, तो रिवीजन नहीं करवा के मैंने पूरी चीज आपको एक एक बताई, तो थोड़ा लंबा खींचेगा वीडियो और आप बोर न हो, और आगे अपन बात करते चलेंगे। तो नेक्स्ट अपनी जो टर्म आती है वो आती है आयनिक रेडियाई। देखो नेक्स्ट स्टेप नहीं, इसकी मैं बता दूं, इसके साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसके साथ ही अपन खत्म कर देंगे कि जैसे जैसे अपन इनकी जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आईपी की, कि जैसे जैसे आईपी बढ़ेगी क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी। तो अप टू डाउन जाएंगे तो बेटा आईपी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये छोटा सा टॉपिक ध्यान रखना कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आईपी की। तो ग्रुप में अगर अपन बात करें तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं लिथियम और बेरिलियम में, इनमें रिएक्टिव कौन होगा ज़्यादा, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आईपी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट से सेकंड की जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है उसमें फर्स्ट ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेटा आईपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लिथियम की जो क्रियाशीलता है वो बेरिलियम से ज़्यादा होगी। मैंने बताया भी ये इतनी क्रियाशील होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ग्रुप में अगर अपन जाएंगे तो क्या होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। आयनिक रेडियस की बात करें, आयनिक रेडियस में हुई Li प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। ऐसे इसकी बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस। तो इसमें भी टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये आयनिक रेडियस हो गई। अब देखो इसमें ये तो लिथियम है और ये क्या है, लिथियम प्लस है बेटा, तो इन दोनों में साइज किसकी बड़ी होगी, लिथियम की। हमेशा याद रखना कि जो डॉटर होगा उसकी पेरेंटल से हमेशा साइज क्या होगी, छोटी होगी। आयनिक में ये बात कर रहे हैं अपन कैटायनिक की, कैटायनिक रेडियस, और आयनिक रेडियस में उल्टा होता है। तो ये कैटायनिक रेडियस है, लिथियम क्योंकि हमेशा लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए इनको मेटल बोलते हैं। ये आसानी से लूज कर देगा, क्यों कर देगा बेटा, देखो उन्होंने फटाफट सबने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो मैंने बताया ना कि 2s1 अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन को पा जाएगा। अगर सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन किसका कॉन्फिगरेशन होता है, नोबल गैस का, और नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल होती है। समझ में आ रहा है इतना, तो नोबल गैस क्या होती है, स्टेबल होती है, और ये नोबल गैस के कॉन्फिगरेशन को पा जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो ये आयनिक रेडियस अपनी कंप्लीट हो गई। तो एटॉमिक रेडियस का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर बात करें अपन, देखो बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, कि सब्सटेंस कंबाइन विथ वाटर, दिस नॉन एज हाइड्रेशन। जो कोई भी सब्सटेंस होगा, जैसे अपन ले लेते हैं सोडियम, और ये किसके साथ होगा बेटा, वाटर के साथ कंबाइन होगा। और सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है बेटा लिथियम की, क्योंकि बेटा लिथियम की साइज क्या होती है, सबसे छोटी होती है,
और जिसकी साइज छोटी होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें उतने ही ज्यादा O2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे और उतनी एनर्जी रिलीज होगी, ब्लास्ट होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जैसे आप सोडियम में करते हो बेटा, सोडियम को जैसे ही पानी के पास ले जाते हो तो वो बिल्कुल ऐसे उछलता है, आग लगती है। वो आग क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, सोडियम की ज्यादा होगी, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, और एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अप टू डाउन जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। याद रहे तो बिल्कुल। तो अगर मैं ऑर्डर बताऊं आपको, अगर इसमें ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन क्या हो जाएगी, साइज ऑफ कैटाइन ना की रब से। देखो बेटा, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का क्या हो जाएगा, साइज क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। याद रहे, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि बेटा आपको पता है कि किसी भी अगर मैं एटम को पानी में डालूंगा तो वो जितना छोटा होगा उसको उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन H2 मॉलिक्यूल कह सकते हैं। अब याद रखिए कि पानी में डालने के बाद जो कैटाइन होगा उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। याद रखना एक ट्रिक, पानी में छोटा वाला मोटा हो जाता है, पानी में छोटा वाला मोटा हो जाता है, क्योंकि बेटा मैंने बताया आपको कि लिथियम की साइज सबसे छोटी होगी तो उसके हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा उसको राउंड अप करेंगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। जैसे जैसे अपन सीजियम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कम H2 मॉलिक्यूल कर पाएंगे इसको डायरेक्ट। तो याद रखना, आगे से अगर साइज का ऑर्डर अगर पानी में पूछे तो याद रखना पानी में छोटा वाला मोटा हो जाता है, तो पानी के साथ पूछे तो लिथियम प्लस सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, तो याद रहे पानी में छोटा वाला मोटा हो जाता है। ये अपनी हाइड्रेशन एनर्जी कंप्लीट हो गई है। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटेलिक कैरेक्टर। बेटा मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं, मैंने अभी आपको क्या कहा कि लूज, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा बेटा, कि मैं बोलूं बेटा लिथियम की साइज ये है और सीजियम की साइज ये है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है। बता बचाओ कि कहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उस पे अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और जहां पे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वहां से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बेटा जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी वो ज्यादा मेटेलिक होगा। टेंडेंसी ऑफ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसकी मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये आपको ध्यान रहे। तो मेटेलिक कैरेक्टर किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कि मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, साइज बढ़ेगी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, क्योंकि साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटल कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेटा ग्रुप के अंदर बात करें, अगर ग्रुप में आप अप टू डाउन जाओगे
तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज, क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होंगे और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होंगे। क्योंकि बेटा याद रहे लिथियम और बेरिलियम में लिथियम ज्यादा मेटेलिक होता है, क्योंकि इसकी जो लिथियम है वो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसकी साइज बड़ी होती है। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसमें, पीरियड में, तो डिक्रीज होगी, और अप टू डाउन जाएंगे तो इंक्रीज होगी। आगे अपने बात करेंगे इसके मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट की। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मैंने कहा कि इनके बीच में क्या होता है बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और नॉन मेटल के बीच में कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड, यहाँ पे अपना आयनिक बॉन्ड होगा और यहाँ पे अपना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होती है, तो उसका मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ध्यान रहे। उसके बाद से बेटा डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं बेटा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे जैसे मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा ये कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो अगर मैं बात करूं बेटा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, कम होती है, और अगर साइज कम हो गई तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अगर मैं अप टू डाउन की बात करूं तो अप टू डाउन साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, अप टू डाउन, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि इसमें जो डेंसिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, देखो ली ना की रब से, इसमें बड़ा थोड़ी सी नाक की बात है, इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। हाँ तो लगता है बोर हो गए मेरे बच्चे, सर क्या करवाए जा रहे हो। अगर साइज बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये ऑर्डर रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखें। तो ये अपना जो बेसिक फंडामेंटल था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।